हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे जो युवाओं के लिए हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें अगला पेपर जीएस का है, जिसकी पीडीएफ आप संजय देव क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से प्राप्त कर लें। इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सम्मिलित किया हुआ है, तो इसे आप देख लें किस तरीके से चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पर महावीर स्वामी के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? पिता सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सही है। मां त्रिशाला, ये भी सही है। पत्नी यशोदा, ये भी सही है। कुल साक्य, कुल साक्य नहीं था, कुल था इनका ज्ञात्रय, ज्ञात्रक भी बोलते हैं, ज्ञात्रय भी बोलते हैं। ये कुल था महावीर स्वामी का। जो साक्य कुल है वो महात्मा बुद्ध का था। ज्ञात्रय साक्य कुल महात्मा बुद्ध, आपने कहीं पर पढ़ा होगा साक्य मुनि भी कहा जाता है किसको? महात्मा बुद्ध को। साक्य कुल इनका नहीं है, साक्य कुल बुद्ध का है, इनका कुल ज्ञात्रक कुल था, तो इसीलिए ये आपका विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मोहम्मद गजनवी से था? महमूद गजनवी जो भारत में आपके, जिसने 1001 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए थे, तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी, तो उससे किसका संबंध है? अल बरूनी, इसामी, बरनी, इब्न बतूता। अल बरूनी, इसके साथ कौन आया था? अल बरूनी, जिसने तहकीक हिंद नामक आपका ग्रंथ लिखा, और इसका एक दरबारी इतिहासकार उतबी भी इसके साथ था, तो अल बरूनी इसका सही आंसर है। इसामी इससे संबंधित नहीं है ये बहमनी साम्राज्य से संबंधित था, जो आपका बहमन साम्राज्य दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के बाद ही, आपके 10 वर्ष बाद ही स्थापित हुआ था। तो उस बहमनी साम्राज्य में जो आपका अलाउद्दीन बहमन शाह था, उसका दरबारी इतिहासकार था इसामी। बरनी आपका जियाउद्दीन बरनी आपका जो इतिहासकार है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मध्यकालीन भारत में, लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इनके समकालीन था बरनी। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से आया था, यह भी एक बड़ा इतिहासकार था। तो ये तीन अलग अलग हैं। अल बरूनी आपका किससे संबंधित था? महमूद गजनबी से। अगला, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य आपका, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। केरल में कहा जाता है कि 788 ईस्वी में हुआ था। 820 ईस्वी में मृत्यु हुई केदारनाथ में, ऐसा कहा जाता है, और जन्म 788 ईस्वी में केरल। केरल तात्कालिक जो चेर साम्राज्य था, चेर साम्राज्य, उसमें आपका एक काडमी नामक गांव है, उसमें आपका आदि गुरु शंकराचार्य का आपका जन्म हुआ था। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जो आपका अद्वैतवाद सिद्धांत है भारत में, जो आपका जो आधुनिक हमारा जो धार्मिक स्वरूप है, शाक्त है, वैष्णव है, और आपका जो शैव है, उसकी जो विचारधारा जो आधुनिक हमारे पास है, उसके प्रवर्तक यही थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने ही जो भारत और नेपाल को मिलाकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, देश के प्रत्येक हिस्से में शैव धर्म का आपका विस्तार करने के लिए, शैव धर्म को पहुंचाने के लिए स्थापित किए। देश के प्रत्येक हिस्से में आपका वैष्णव धर्म का प्रसार करने के लिए उन्होंने 4 आपके मठों की स्थापना करी। श्रृंगेरी है, आपका द्वारका है, पुरी है, और बद्रीनाथ है। उसके अलावा 108 जो आपके शक्तिपीठ हैं शाक्त धर्म के लिए, उनकी स्थापना भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही की गई थी, और अद्वैत मत दिया था इनके द्वारा। तो कुल मिलाकर के जो आपका आदि गुरु शंकराचार्य हैं, केवल 32 वर्ष तक वो इस पृथ्वी पर रहे, और उसी दौरान उन्होंने इतने सारे काम करे। आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है केदारनाथ में, वो आपके नया जो आपका जो केदारनाथ निर्मित हुआ है, उसके पीछे आपके उस समाधि को भी नए रूप में डेवलप कर दिया गया है, वहां पर उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी गई है। तो केरल से थे, और तत्वष्टा जो आपके ब्राह्मण हैं उनसे थे, जिनके कुल के ही लोग आपके बद्रीनाथ में पुजारी भी होते हैं, जिन्हें हम रावल पुजारी बोलते हैं, एक्चुअल में इन्हीं के कुल से संबंधित लोग हैं वो भी। अगला क्वेश्चन है, भारत से बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? भारत से बाहर सक्रिय सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना लंदन में आपका श्यामजी कृष्ण
वर्मा ने की थी। ये सबसे पुरानी आपके क्रांतिकारी संस्था है जो भारत से बाहर किसी विदेशी राष्ट्र में बसी थी और लंदन में ही बसी थी। आरंभ में ये आपका भारतीय लोगों के लिए होम रूल यानी कि स्वशासन की मांग कर रही थी वहां पर, लेकिन 1909 के बाद ये एक हिंसक आपका संगठन हो गया। इसके आपके सदस्य मदन लाल डिंगरा ने जाकर के एक आपके गवर्नर की काउंसिल के सदस्य होते थे करजन वाइली, उनकी हत्या कर दी थी। उस वजह से आपका इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था इस संगठन को। फिर उसके बाद जाकर के आपका लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने आपके गदर पार्टी की स्थापना करी, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना करी। तो ये आपके बाद के संगठन है लगभग 1913, 1914 और 15 के। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी और यही भारत की सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने निकाली थी? बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था किसने? आपका बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था भीमराव अंबेडकर ने 1927 अप्रैल 1927 में यह पत्रिका इन्होंने निकाली थी, क्योंकि इस समय आते आते यह भारत में एक स्थापित निम्न जातीय आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन गए थे और इन्होंने निम्न जातीय लोगों को हक दिलाने, उनकी पैरवी करने के लिए ही आपका बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन करना शुरू किया था। अगला, शाही नौसेना का विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1946 में। शाही नौसेना का विद्रोह प्रारंभ हो गया था आपके आईएनएस तलवार पर। आईएनएस तलवार नौसैनिक प्रशिक्षण पोत था तलवार, उस पर यह आपका विद्रोह हुआ था। उसके बाद लगभग देश में जहां जहां आपके युद्धपोत थे नेवी के, सब जगह हिंदुस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने आपका विद्रोह कर दिया था। उनकी कुछ मांगे थी, समझ गए। उसके अलावा यहाँ पर आपके जो नेवी के जवान थे उनके साथ अंग्रेज एक तरीके से आपका सौतेलाना व्यवहार करते थे, जबकि उन्हीं के समकक्ष अंग्रेजों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, इनको नहीं दी जाती थी। तो इसके कारण आपका यहाँ पर स्थित जो सैनिक थे उन्होंने आपका यहाँ पर विद्रोह कर दिया था और ये विद्रोह काफी हिंसात्मक हो गया था। अंग्रेजों ने अपनी पूरी फौज लगा दी इसको दबाने में। बाद में आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी मध्यस्थता के बाद यह आंदोलन समाप्त हो पाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाती है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी की कक्षा है, इसमें घूम रही है, तो इसकी परिधि है, मतलब इसमें कितना लगाती है। कह रहा है 5 डिग्री प्रति दिन, 2 डिग्री प्रति दिन, 1 डिग्री प्रति दिन, 3 डिग्री प्रति दिन। देखो, किसी भी गोले का जो आपका डिग्री होता है वो होता है 360 डिग्री और पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन। ये 65 डिग्री और ये दिन लगभग 1 डिग्री एक दिन में, 1 डिग्री एक दिन में घूमेगा, तभी तो जाकर के क्या 365 दिन में, 360 दिन में 365। तो 1 डिग्री से थोड़ा कम, लेकिन 1 डिग्री लगभग क्या माना जाएगा, 1 डिग्री प्रतिदिन घूमता है। इसलिए 365 दिन में 360 डिग्री घूम करके यहां से पृथ्वी ने अगर घूमना शुरू किया है तो यहीं पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 डिग्री होगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, किस एक का प्रति घंटा वेग सर्वाधिक होता है? प्रति घंटा मतलब सबसे तेज चलता है। टाइफून, विली विली, हैरिकेन, टॉर्नेडो। इसमें जो टाइफून है, टाइफून आपका जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें उठने वाले आपके चक्रवात हैं, जो आपके जापान और चीन के मध्य का क्षेत्र है वहां पर। विली विली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, हैरिकेन उठते हैं आपके कैरिबियन सागर में और टॉर्नेडो उठता है कैरिबियन सागर के ऊपर जो आपका मैक्सिको की खाड़ी है उसके तट पर, फ्लोरिडा में, अमेरिका के। टॉर्नेडो बहुत तीव्र होता है, 750 से लेकर के 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड हो सकती है, जबकि इनकी स्पीड 350-400 तक हो जाती है। विली विली इससे भी कम है, टाइफून इससे भी कम है। सबसे तीव्र जो आपका संसार में आने वाली चक्रवात है वो टॉर्नेडो है, अमेरिकी तट पर, जो मैक्सिको की खाड़ी से लगता हुआ तट है उस पर टॉर्नेडो। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चरागाहों को डाउन्स कहा जाता है? डाउन्स आपका कहां कहते हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के चरागाह, ऑस्ट्रेलियन घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। कनाडा में तो आपका प्रेरीज है, ठीक है। न्यूजीलैंड में आपके घास के बहुत बड़े मैदान है नहीं, ठीक है।
दक्षिण अफ्रीका में आपका बर्ग कहा जाता है, वेल्ड भी कहा जाता है, न्यूजीलैंड में भी वेल्ड बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है वो आपके सवाना जो क्षेत्र है उससे लगते हुए घास के मैदान, उन्हें डाउन्स कहा जाता है। कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित नहीं है? अरब सागर में स्थित नहीं। अरब सागर मतलब भारत का पश्चिमी भाग, ठीक है, यहां पर स्थित नहीं है कह रहा है। इसमें नारकोंडा द्वीप, आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? आपका बैरन द्वीप। उसके अलावा एक ज्वालामुखी पर्वत यहां पर और है, उसका नाम है नारकोंडा। नारकोंडा, तो यही अरब सागर में स्थित नहीं होगा। अमन द्वीपी जो आपका अरब सागर में स्थित आपके हमारे लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है अमन द्वीपी। एलिफेंटा द्वीप यहाँ मुंबई से कुछ दूरी पर है। आलिया बेट आपका यहाँ पर जो नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है उनमें बने हैं आलिया बेट और खादिया बेट, तो ये सब अरब सागर के हैं। और जो आपका नारकोंडा है ये आपका बंगाल की खाड़ी का द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? भागलपुर बिहार का गंगा पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो गंगा नदी पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र बनाया गया है वो भागलपुर में ही है। लखनऊ नहीं है, लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर है, न कि गंगा नदी। गोमती सहायक है गंगा की, परंतु गंगा नहीं है। कानपुर तो गंगा पर है ये, और गाजीपुर भी गंगा पर ही है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग संविधान द्वारा, संविधान में योजना आयोग नहीं है तो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा नहीं, संसदीय कानून द्वारा। संसद ने एक कानून पारित करके एक अधिनियम बना करके आपका इस संस्था को बनाया था, जिसे 2015 में आपका परिवर्तित करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो ये संसदीय कानून द्वारा स्थापित है, कैबिनेट मंत्रालय की घोषणा, ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का भाग थी? औद्योगिक विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का भाग थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के लिए योजना, पहला कृषि का विकास था, दूसरा भारी उद्योगों का विकास। इसी में आपका भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, ये जो आपके प्लांट हैं बड़े स्टील के प्लांट जो भारत में संरचनात्मक जितने भी आपके क्षेत्र में उद्योगों के लिए लोहे की जरूरत थी, या हम जिन्हें बेसिक सेक्टर बोलते हैं, लोहा है, सीमेंट है, कोयला है, जिनसे हम आपके किसी भी उद्योग की नींव रखते हैं, इनके लिए बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास, औद्योगिकीकरण की रणनीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अविस्फीति की अवस्था, मतलब बहुत तेज मंदी, भारी उद्योगों की अभिनति, भारी उद्योगों का मतलब पतन होना, कच्चे माल की कमी, और ये है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, यानी कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, देश में देखो जैसे 1 लाख लोग पढ़े लिखे हैं, परंतु देश में आपका संरचनात्मक उद्योग यानी कि जो निर्माण कार्य में लगे हुए उद्योग है उनकी क्षमता 10 ही हजार है, तो 90,000 लोग क्या हो जाएंगे? वहां पर बेरोजगार हो जाएंगे। तो जो आपके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हमेशा संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि हमारे पास ढांचागत सुविधाओं का अभाव है, इसीलिए हमारे पास रोजगार नहीं है। देश का औद्योगिकीकरण तीव्र होगा, ज्यादा उद्योग लगेंगे तो आपका जो काम करने योग्य लोग हैं उन सबको काम मिल जाएगा। यदि काम करने योग्य लोगों को इसलिए काम नहीं मिल पा रहा है कि काम नहीं है, तो वो आपका संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? मुद्रा अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अपनी देश की मुद्रा का मूल्य गिरा देना। जैसे मान लो डॉलर अभी 83 रुपए का है और हम मुद्रा का अवमूल्यन कर देते हैं तो डॉलर 100 रुपए का हो जाएगा। इससे क्या होगा? हमारे निर्यात तो क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, आयात महंगा हो जाएगा। क्योंकि हम आयात ज्यादा करने वाले देश हैं, इसीलिए अवमूल्यन हमारे लिए बहुत ही घातक होता है, मतलब मुद्रा हमारी गिरना बहुत घातक होता है। अगर हम निर्यातक होते, ज्यादा निर्यात करते, आयात कम करते, तो अवमूल्यन हमारे लिए लाभकारी होता, क्योंकि दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ ज्यादा खरीदारी करने आते, उससे हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्रता आती। परंतु हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं। 100 रुपए का, मान लो हमने 100 रुपए का व्यापार करा, 80 रुपए का हम खरीदते हैं, 20 रुपए का बेचते हैं, तो कुल मिलाकर के हम
ज्यादा मुद्रा खरीदने में लगा रहे हैं, अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देंगे तो कम सामान आ पाएगा। ठीक है, अगर हम अपनी मुद्रा का मूल्य बढ़ाएंगे मान लो, तो हमारे पास सामान ज्यादा। हमारे लिए तो जो आपका मुद्रा का अवमूल्यन है वो रोकना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। डॉलर भाग रहा है बहुत तेजी से, उसे रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी में हम पूरी दुनिया के साथ व्यापार करते हैं। तो अवमूल्यन सबसे पहले हुआ था 1949 में। हमने क्योंकि अपने देश से माल को दूसरे देशों को बेचना था, तो अपने रेट गिरा दिए अपनी मुद्रा के। जैसे हम मान लो नेपाल में जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो रुपया है उसके बदले हमें लगभग हमारा जो नेपाल में जो नेपाल की जो मुद्रा है उसके मुकाबले हमारी मुद्रा ज्यादा मूल्यवान है। तो हमारे जो 1 रुपया है नेपाल में, वो लगभग 1 रुपया 70 पैसे में चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नेपाल में जो 170 रुपए की चीज है, हम भारतीय रुपए में उसे 100 रुपए में खरीद लेंगे। तो इसका मतलब हम नेपाल में जो खरीदारी करना है हमारे लिए इंडिया की अपेक्षा सस्ता होगा, तो हम नेपाल से माल खरीद लाएंगे। तो नेपाल के लिए क्या हो गया, निर्यात। वैसे ही अगर हम अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा दे, तो अन्य देशों के लिए हमारे यहाँ से खरीदारी करना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, पर मुद्रा का मूल्य खरीदते समय भी वही रहेगा, इसीलिए हम खरीदारी ज्यादा करते हैं बाहर से, तो मुद्रा का अवमूल्यन करना हमारे लिए बहुत घातक है फिलहाल की परिस्थितियों में। पहले की परिस्थितियां अलग थी, उस समय हुआ था 1949 में भी हुआ था, 1966 में भी हुआ था। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक अफीम का जो उत्पादन होता है वो अफगानिस्तान में होता है। ये सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिसमें लगभग वर्तमान में 2.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर क्या किया जाता है, अफीम की खेती किया जाता है। इंजमीर की घाटी पूरी अफीम के लिए जानी जाती है। दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम पोस्त उत्पादित करने वाला देश अफगानिस्तान है। उसके अलावा लाओस है, कंबोडिया है, म्यांमार है, भारत भी गाजीपुर आदि जो क्षेत्र है इसके, उसमें आपका अफीम की खेती करता है। लीगलाइज लाइसेंस देती है भारत सरकार इसके लिए, अफीम के लिए, क्योंकि ये मादक पदार्थ है, इस वजह से प्रतिबंधित है, तो इसका सीमित उत्पादन हो रहा है। तुर्की है, इन देशों में अफीम की खेती होती है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा जो आपका अफीम का उत्पादक है वो अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देसी रियासत से सर्वाधिक प्रतिनिधि आए थे। देसी रियासत, संविधान सभा में जब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग कर दी गई थी, तो उसके बाद टोटल 70 सदस्य आपके संविधान सभा में देसी रियासतों से थे। कुल सदस्यों में से 70 सदस्य किससे थे, देसी रियासतों से। बाकी जो आपका 299 सदस्यों में से 70, अगर 293 में से 70 अगर हम घटा देते हैं, तो 200 जो आपका 33 सदस्य आए थे, वो कहां से आए थे, प्रांतों से आते थे। ठीक है, सॉरी 299 टोटल थे, 70 इसमें से देसी रियासतों के थे, तो 229 थे प्रांतों से। प्रांत मतलब जिन्हें ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। 70 आए थे देसी रियासतों से पाकिस्तान के अलग होने के बाद। 33 वो 4 जो आपके कमिश्नरी वाले थे वो जोड़ करके 233 होते थे। 229 और 70 सदस्य, तो 70 सदस्यों में से जो सबसे ज्यादा सदस्य आए थे उस समय, वो आए थे मैसूर रियासत से 7 सदस्य। मैसूर से कितने आते थे, 7 सदस्य आए थे संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, मैसूर जो बाद में फिर कर्नाटक राज्य बन गया, वही मैसूर। मूल अधिकारों को कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? का होना चाहिए यहाँ पर का कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो इसमें आपका अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत का अंत। कितने में, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये सब क्या है, समानता के अधिकार है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन भी किसका हिस्सा है, समानता का। अगला क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 19 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है, उसमें प्रेस तो है ही, ये चलचित्र मतलब जो टीवी प्रोग्राम है वो भी इसी का हिस्सा है, विज्ञापन भी इसी का हिस्सा है। हड़ताल आपका अभिव्यक्ति की आजादी का आपका मूल अधिकार नहीं है, लोग करते हैं, वो कानूनन क्या है, अपराध भी माना जाता है। वैसे हड़ताल आपका करना किसी भी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किसमें है, 7वीं अनुसूची में, जिसमें केंद्र को क्या विषय होंगे, संघ सूची के,
राज्य को क्या विषय होंगे, राज्य सूची में, दोनों के सम्मिलित विषय क्या होंगे, समवर्ती सूची में, और इन सबसे परे जो होंगे अवशिष्ट में। वो आपका विभाजन इसी 7वीं अनुसूची में किया गया। जो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान के, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, वही केंद्र और राज्य संबंधों को निर्धारित करता है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे, लेंस द्वारा अगर हम किसी लेंस से देखें, अक्षर जितना है उसके मूल आके आकृति से छोटा दिखाई दे तो वो कौन सा होगा, अवतल। बड़ा दिखाई दे तो उत्तल लेंस। ठीक है, लेंस की बात हो रही है, दर्पण की नहीं। दर्पण में तो उल्टा बनता है ना प्रतिबिंब। अगर आप अवतल दर्पण में देखोगे तो जो आकृति होगी वो आपके उससे बड़ी दिखेगी दर्पण में, और उत्तल से देखोगे जो आकृति होगी उससे छोटी दिखेगी। लेकिन लेंस जहां आर पार देखना हो तो वहां अवतल लेंस से आकृति छोटी दिखती है, उत्तल लेंस से आकृति क्या दिखती है, बड़ी दिखती है। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें अवतल लेंस इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत को थोड़ा इसमें समझ लीजिए, ये आपका ए कुंडली है, ये बी कुंडली है। ठीक है, अगर ए कुंडली में एक बैटरी लगा करके हम धारा प्रवाहित करते हैं और इसके पास में रखी हुई जो आपका कुंडली है उसमें चुंबकत्व के कारण स्वयं ही धारा प्रभावित होने लग जाए, बहाई नहीं है, चुंबक के कारण यहां पर क्या धारा जनरेट हो गई है, तो ऐसी आपकी जो धारा होती है दूसरे के प्रभाव में चुंबकत्व के कारण जनरेटेड धारा, तो उसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, झरने में जल ऊंचाई से गिरने पर उसका ताप ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी स्थिर रहता है, इसमें से कोई नहीं। जब झरने से पानी गिरता है तो उसका ताप हमेशा बढ़ता है। क्या होता है, ऊंचाई से पानी गिरने पर उसका ताप बढ़ता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऊंचाई से गिरते समय हवा के साथ घर्षण करता है और घर्षण से हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है 75%। जैसे बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट का मतलब क्या हो गया, 99.99% शुद्ध सोना। ठीक है, और 22 कैरेट का मतलब 80% होता है, और जो 18 कैरेट सोना है उसका मतलब होता है 75% सोना है, बाकी मिलावट है उसमें। ठीक है, तो सोने से जो आभूषण बनाए जाते हैं वो बहुत लचीले होते हैं 24 कैरेट सोने के, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, इसीलिए उसमें अशुद्धियां मिला करके उसे थोड़ा सख्त बनाया जाता है। और जो आपका हॉलमार्क है उसमें जो BIS हॉलमार्क है उसमें लिखा होता है कि आपका सोने का जो आपका परसेंटेज है वो कितना है, शुद्धता उसमें लिखी होती है। क्योंकि खरीदते समय तो हम सोना ले लेते हैं, लेकिन बेचते समय हमारा सोना क्या उतने पैसों में लिया नहीं जाता है जितना हम उसे खरीदे रहते हैं। अगर हम BIS हॉलमार्क सोना खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि इस सोने में सोने का प्रतिशत कितना है, वो हमेशा हमारे लिए लाभकारी होता है, क्योंकि बेचते समय उसमें खोट निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना लिखा है उतना ही उसमें मिलावट होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्योंकि वे BIS जो मोहर होती है हॉलमार्क की, वो जिस पर लगा दी जाती है वो यही बताती है कि इसमें सोने की शुद्धता कितनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। इनमें शैवाल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। सबसे तीव्र गति से जो आपका प्रजनन होता है वो प्रोटोजोआ के आपके वर्ग में होता है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही हमारा जो आपके पेड जो हमारे PDF नोट्स हैं, जो हमने हैंड राइटिंग में टॉपर्स के नोट हैं, उसकी सीरीज भी अपने YouTube चैनल पर डाल दी है, आप उसे खरीद सकते हैं। 499 में कंप्लीट GS का कोर्स है, जिसमें आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और आपका हिस्ट्री है, कंप्लीट मिल जाएगी। एक एक करके सारी यूनिटें उसमें डाल रहे हैं। ज्योग्राफी का यूनिट डाल दिया, अगले 4-5 दिनों के अंदर हम उसमें एक एक करके सारी यूनिटें डाल देंगे। बहुत शानदार है, अगर आप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी पढ़ के ही पता चल जाएगा कि किस स्तरीय नोट्स को हम पढ़ रहे हैं। उसके द्वारा आप PCS से लेकर के समूह और जो भी आपके उत्तराखंड या अन्य परीक्षाओं को लेकर के GS की स्टडी आपकी नहीं हो पा रही थी, या वन लाइनर कर रहे थे, या पेपर में आप फंस रहे थे, वो कॉन्सेप्ट आपके उसके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारा निचोड़ हमने डाल दिया है। तो वो आप ले सकते हैं हमारे ऐप संजय देव क्लासेस से,
जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। बाकी आपको हमारी ये YouTube की वीडियो कैसी लग रही है या आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उत्तराखंड या अन्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा। आपके लिए हम अच्छी सामग्री लगातार YouTube के माध्यम से भी लाते रहेंगे।